So hello, let us continue. Question number 5 of our case scenario. पेज नंबर है आपका 139. आ जाओ दोस्तों. Messer Vishali and Company, a partnership firm is engaged in manufacturing of equipments in state of Kerala. ये तो इंफॉर्मेशन दे दिया कि बस ये एक पार्टनरशिप फर्म है. काम की इंफॉर्मेशन जो क्या का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है. केरला, केरला मतलब नॉर्मल स्टेट हो गया. द फर्म बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. लो कैटेगरी बनाना चालू करते हैं. दिस इज अवर फर्स्ट कैटेगरी. द फर्म बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th जुलाई. 10 जुलाई को वो लाइबल थी. इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th अगस्त एंड ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय 14th अगस्त. ये पूरा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया. पहले पूरा केस पढ़ लेते हैं अपन. फर्म रिसीव्ड स्पॉन्सरशिप सर्विस फ्रॉम लेजर ट्रीट बे प्राइवेट लिमिटेड. ये उस कंपनी का नाम है. फॉर कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्सपो. तो मतलब एक सर्विस ले रहा है. ये सेकेंड कैटेगरी इंफॉर्मेशन हो गया. कौन कौन सी सर्विस ले रहा है? एक ले रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्सपो. इट रिसीव्ड कंसाइनमेंट फ्रॉम सेफ लॉजिस्टिक जीटीए विच चार्ज 6% ईच सीजीएसटी एसजीएसटी फॉर इट सर्विस. तो उसने एक जीटीए से लॉजिस्टिक की सर्विस ली और उस पे जीटीए ने 6% सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया. मतलब समझ रहे हैं, जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया था. और जब जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करता है तो मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इट ऑल्सो रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विस. तीसरा हो गया सिक्योरिटी सर्विस. वो किससे ले रहे हो? प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड. मतलब एक कंपनी से आप सिक्योरिटी की सर्विस ले रहे हो. ठीक, तो सिक्योरिटी सर्विस एक कंपनी से, स्पॉन्सरशिप की सर्विस एक कंपनी से, और जीटीए जो 6% चार्ज कर रहा है. तो ये पूरा रिवर्स चार्ज से रिलेटेड एक सवाल हो सकता है आगे आ जाए. अगला इंफॉर्मेशन, अगली कैटेगरी. द फर्म हैड ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी. ओहो, ये तो कंपोजिशन स्कीम का केस है. तो फर्म ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया था एंड इट्स टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर वाज 14 लाख, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख है एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई 4 लाख है. तो एग्रीगेट टर्नओवर तो 14 लाख ही रहेगा. तो कंपोजिशन स्कीम में उसका टर्नओवर 14 लाख है उस क्वार्टर का. ये पूछ रहा है, बता रहा है. नेक्स्ट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फर्म मेड अ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स टू अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी. एक अनरिलेटेड व्यक्ति को उसने सप्लाई किया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. जिस समय सप्लाई किया उस समय उसकी मार्केट वैल्यू थी 12 लाख, होलसेल वैल्यू थी 13 लाख, एमआरपी था 14 लाख, जबकि ट्रांजैक्शन किया गया था 11 लाख. मतलब ये बता रहा है कि भैया हमने जिस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया वो कीमत, जिस वैल्यू पे हमने ट्रांजैक्शन किया वो 11 लाख थी, पर उस दिन का मार्केट वैल्यू कुछ और था, होलसेल वैल्यू कुछ और था और एमआरपी कुछ और ही था. तो ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया. अगला, फर्म बिलेटेडली पेड द टैक्स अमाउंटिंग टू 40,000 फॉर क्वार्टर एंडिंग दिसंबर ऑन 9th फेब ऑफ द सक्सीडिंग ईयर. तो फर्म ने क्या किया? 40,000 रुपए जो टैक्स बनता था दिसंबर क्वार्टर का, वो उसने पे किया 9th फेब को ऑफ द सक्सीडिंग ईयर. ऑब्वियसली दिसंबर के बाद अगला साल फरवरी में उसने पे किया. बाकी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, कॉमन सी है. ऑल आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस, सब इंट्रा है अनलेस अदरवाइज गिवन. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें आप सवालों के जवाब बनाने. चलो आ जाओ, शुरू करते हैं. पहला, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ओहो, जब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो आपको कुछ याद आ रहा है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो भैया जिस दिन आप लायबल होते हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है. अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर देते हो, एप्लीकेशन दे देते हो, REG01 का पार्ट बी अगर आप भर देते हो, तो जिस दिन भी सर्टिफिकेट मिले इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाता है? जिस दिन से आप लायबल थे रजिस्टर करने के लिए. और अगर 30 दिन के बाद अप्लाई करोगे तो फिर जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है. ओ भैया लॉ याद है कि नहीं है आपको? जरा मैं चेक कर लूं. ये देखो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना रूल 10. तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? वेर एप्लीकेंट जो है सबमिट्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज. और ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बोल रहा है, मतलब ये कौन सा, ये कौन से बात कर रहा है? ये बात कर रहा है REG01 का पार्ट बी. तो अगर वो 30 डेज के अंदर दोगे तो डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन उसी दिन से शामिल कर लोगे. और अगर आफ्टर 30 डेज करोगे तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो दिन रहेगा. तो अब इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं. इस क्वेश्चन पे पहला कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था.
वो लायबल कब है? 10 जुलाई। तो दोस्त मेरे 10 जुलाई से आपको 30 दिन देखना है, 30 दिन के अंदर अंदर क्या उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया था। 30 दिन कब होगा? जुलाई के कितने दिन हो गए? 21 दिन हो गए। टोटल 31 डेज जुलाई के, तो जुलाई के 21 डेज हो गए। और 30 दिन करने के लिए अगस्त के 9 दिन होते हैं, तो 30 दिन खत्म हो जाते हैं 9 अगस्त को। क्या 9 अगस्त तक इसने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया था? लो, क्वेश्चन बोल रहा है इसने अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त को किया, मतलब 9 अगस्त के बाद किया ना। और 9 अगस्त के बाद किया तो विद इन 30 डेज एप्लीकेशन नहीं आया। विद इन 30 डेज एप्लीकेशन नहीं आया तो अब बात साफ है, जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा वही उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल कब रहा है? 14 अगस्त को मिल रहा है। तो इसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ में कब माना जाएगा? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ में दोस्तों 14 अगस्त को ही ट्रीट किया जाएगा। 14 अगस्त विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज उसको उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लायबल तो वो 10 जुलाई से था, लेकिन उसका इफेक्टिव डेट 14 अगस्त है। तो इस बीच के गैप का जो भी सप्लाई किया होगा, समझ रहे हो ना आप, उस पर जीएसटी तो उसको लगने वाला है। अगला, अमॉन्ग द सर्विसेज अवेल्ड बाय मेसर्स वैशाली एंड कंपनी, जो सर्विसेज उसने अवेल की, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम, मतलब किस पे आरसीएम लगेगा और किस पे नहीं लगेगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम लेजर ट्रीट बे प्राइवेट लिमिटेड, आपने एक कंपनी से स्पॉन्सरशिप की सर्विस ली है, तो याद है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जरा रिवर्स चार्ज पे तो देख लें भैया। स्पॉन्सरशिप की जब आप सर्विसेज लेते हो, स्पॉन्सरशिप पे रिवर्स चार्ज का लॉ क्या बोलता है? तो अगर आप स्पॉन्सरशिप सर्विस लेते हैं, देखो कौन ले रहा है? प्रोवाइडर एनी पर्सन। किसको दे रहे हो? एनी बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। तो मैं जो सर्विस ले रहा हूं, मैं कौन हूं? एक पार्टनरशिप फर्म हूं, और देने वाला तो कोई भी हो। यहाँ पे देने वाला कंपनी था और लेने वाला एक पार्टनरशिप फर्म है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा, तो इस केस में वो लायबल टू रिवर्स चार्ज हो जाएगा। जी हाँ। तो क्या स्पॉन्सरशिप सर्विस जो मुझे मिली लीजर ट्रीट बे प्राइवेट लिमिटेड से, क्या उस पर मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, इस पे तो मुझे देना पड़ेगा। ये कवर्ड अंडर आरसीएम, या आरसीएम का केस है। अगला, जीटीए सर्विस रिसीव फ्रॉम सेफ लॉजिस्टिक, याद कर लो, ये तो पहले ही बता चुका मैं आपको। जो सेफ लॉजिस्टिक से आपने जीटीए की सर्विस ली है, जीटीए वाला 6% चार्ज कर रहा है, और जब जीटीए वाला 6% चार्ज कर रहा है तो भैया बात खत्म ना। जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया, और जब जीटीए फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करता है तो उस पर आरसीएम नहीं लगता। देखो, जीटीए पे आरसीएम लगने के लिए क्या जरूरी है? जीटीए पे आरसीएम लगने के लिए हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट 6%। तो भैया यहाँ तो जीटीए वाला 6% दे रहा है ना, तो जब जीटीए वाला फॉरवर्ड चार्ज में दे रहा है तो मुझ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इन दिस केस आई एम नॉट सपोज टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, नो आरसीएम, इस पे आरसीएम पे नहीं करना। अगला, सिक्योरिटी सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये कौन सा केस है? कंपनी प्रोवाइड कर रही है सर्विस एक पार्टनरशिप फर्म को, यहाँ पे भी कंपनी प्रोवाइड कर रही थी सर्विस एक पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप वाले में। वैसे ही सिक्योरिटी सर्विस में भी हो रहा है। तो सिक्योरिटी सर्विस में क्या होता है? तो सिक्योरिटी सर्विस में याद करो, कोई भी व्यक्ति हमें सिक्योरिटी की सर्विस दे, बस वो कौन नहीं होना चाहिए? वो एक कंपनी नहीं होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, करेक्ट? तो ही आरसीएम का केस अप्लाई होता है। जरा उस पर अगर आप गौर फरमाओगे, नजर डालोगे, सिक्योरिटी सर्विस, ये देखिए, सिक्योरिटी की जो सर्विस होती है, कौन है सर्विस प्रोवाइडर? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और इस केस में जो सर्विस दे रहा है वो कौन दे रहा है? वो एक बॉडी कॉर्पोरेट ही तो दे रहा है। तो जब बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है तो वो तो आरसीएम का केस ही नहीं होता दोस्तों। भले किसी को भी रजिस्टर्ड पर्सन को दो, लेकिन यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा दिया जा रहा है। और जब बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की सर्विस देती है, वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। तो जब छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है तो आरसीएम लगेगा क्या? इस केस में भी नो आरसीएम, क्योंकि ये जो दे रहा है ये एलिजिबल नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? तो इस केस में आरसीएम सिर्फ कौन से केस में लग रहा है? सिर्फ फर्स्ट केस में लग रहा है। तो इस केस में किस पे आरसीएम देना पूछ रहा है? तो केवल फर्स्ट केस में आप आरसीएम देने के लिए लायबल होते हैं दोस्तों। तीसरा, determine the value of supply of equipments under section 15 subsection 1 of the CGST Act made by Messrs Vaishali in the month of October। वो वाला केस आपको याद आ रहा है? अक्टूबर वाला, ये वाला चीज पूछ रहा है। फोर्थ कैटेगरी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया। क्या पूछ रहा है कि भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब उसने जो सप्लाई किया है, किसको किया है? एक अनरिलेटेड व्यक्ति को किया है।
और दोस्तों एज पर 15(1) अगर ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है जहां पे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो एज पर 15(1) वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, जितने में आपने ट्रांजैक्शन किया उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल देते हैं। भूल गए क्या? नहीं भूले हो, मैं जानता हूं। ये देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या बोल रहा था, व्हेन द सप्लाई इज बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या करते हैं, मानते हैं। तो जब ट्रांजैक्शन वैल्यू कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई मान रहे हैं तो इस केस में क्वेश्चन ने क्लियरली बता रखा था कि भैया अनरिलेटेड के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भले ही मार्केट प्राइस कुछ भी हो, भले ही एमआरपी कुछ भी हो, भले ही होलसेल प्राइस कुछ भी हो, 11 लाख ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। करेक्ट बात है कि नहीं? तो इन दिस केस वैल्यू ऑफ सप्लाई हैज टू बी 11 लाख, कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द फर्म फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी। सितंबर क्वार्टर में उसका टैक्स कितना आएगा ये बताना है। तो सितंबर क्वार्टर में कितना टैक्स आएगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थर्ड कैटेगरी में दी हुई थी। देखो सवाल आगे पीछे कर दिया ना स्मार्टली। तो सेकंड क्वार्टर जो सितंबर का है उसमें कितना टैक्स देगा। अब उसमें उसका कितना टैक्स देगा, तो भैया कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन लेवी पे टैक्स का रेट होता है 1%। 1% टोटल होता है, तो मतलब आधा आधा परसेंट, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो, आधा आधा परसेंट लगेगा ऑफ टर्नओवर। लेकिन सवाल उठ रहा है टर्नओवर कौन सा, टोटल टर्नओवर 14 लाख का कि टैक्सेबल टर्नओवर 10 लाख का, एग्जाम पे भी देगा कि नहीं देगा। तो याद करो मैन्युफैक्चरिंग के केस में क्या बोला था, 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द स्टेट, और ट्रेडर के केस में बोला था 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। डू यू रिमेंबर? जब अपन कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा, ये देखो मैन्युफैक्चरर हैं तो आधा परसेंट ऑफ टर्नओवर इन स्टेट होता है, आधा परसेंट ऑफ टर्नओवर इन स्टेट होता है। लेकिन वही अदर सप्लायर अदर देन मैन्युफैक्चरर होता है तो 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। और क्वेश्चन में शुरू में ही क्लियर कर रहा है कि वो कौन है, वो एक मैन्युफैक्चरर है। तो जब मैन्युफैक्चरर है तो उसे क्या करना है, 1% इसका देना है, किसका, पूरे 14 लाख का। तो 14 लाख का 1% मतलब 14,000, ये टोटल जीएसटी है। अब उसको पे करना है सीजीएसटी एसजीएसटी, तो कितना कितना पे करना पड़ेगा, उसका आधा आधा, आधा आधा परसेंट के हिसाब से 7,000। तो क्या ऑप्शन दे रहा है 14,000 के हिसाब से 7,000 ईच, ये ऑप्शन है। तो दिस शुड बी द इसका करेक्ट आंसर लॉजिकली। आखिरी पे आ जाओ, कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म फॉर बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स। एक आखिरी कैटेगरी की इंफॉर्मेशन थी ना, क्या इंफॉर्मेशन थी, 40,000 रुपए टैक्स बनता है फॉर क्वार्टर एंडिंग दिसंबर। दिसंबर का टैक्स जरा बताओ, ध्यान करो, उसको पेमेंट कब करना पड़ता है। अरे दोस्तों पेमेंट ऑफ टैक्स जो है कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन वालों को दिसंबर का पेमेंट कब तक करना रहता है, 18 जनवरी तक करना पड़ता है मेरे भाइयों। तो जब 18 जनवरी को पेमेंट करना है, क्योंकि उनकी ड्यू डेट CMP 08 याद आ रहा है कब फाइल करता है, 18 जनवरी, 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो 18 जनवरी ड्यू डेट है, उसने पेमेंट किया 9 फेब को। तो जरा 18 जनवरी से 9 फेब कितने दिन होते हैं निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो जनवरी के भैया 13 दिन होते हैं, फेब के 9 दिन होते हैं, तो 22 दिन लेट पेमेंट कर रहे हो, 22 दिन लेट पेमेंट कर रहे हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भैया, प्रिंसिपल है आपका 40,000, रेट है 18% साल का, टाइम है 22 डेज। तो अब बचा क्या है, निकाल लेंगे ना, 40,000 इंटू 18%, 22 दिन के हिसाब से करना पड़ेगा आपको। 40,000 इंटू 18% कर लो भैया, ये आपका 40,000 हुआ। इसका 18% निकाल लो भैया, ये हो गया 7200। ये तो साल भर का इंटरेस्ट है, हमें तो सिर्फ 22 दिन का निकालना है। तो ये लो 22 दिन, अरे अरे वापस से एक बार, 40,000 रुपये प्रिंसिपल है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% के हिसाब से होता है 7200। अभी ये 7200 पे हमें 22 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, तो 22 दिन का इंटरेस्ट कितना आएगा, 433.97। 433.97 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, चेक कर लेते हैं। 433.97, सबसे नियर आपका दिख रहा है 434, तो राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, यानी 434 इज द फाइनल टैक्स टू बी पेड। यानी ये रहा हमारा केस सिनेरियो 5 का कंप्लीट डिस्कशन।